नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी पर। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ आज की खबर में आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। अगले आधे घंटे में होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, राज्यों की सुर्खियों और मौसम के हाल पर भी डालेंगे नजर। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समापन सत्र में प्रधानमंत्री का संबोधन, देश के विकास के लिए अमृत काल को कर्तव्य काल में बदलने का संदेश, संवेदनशीलता के साथ समाज के सभी वर्गों को पार्टी से जोड़ने पर जोर। जेपी नड्डा की अगुवाई में ही लड़ा जाएगा 2024 का लोकसभा चुनाव। बीजेपी का जेपी नड्डा के कार्यकाल को जून 2024 तक बढ़ाने का फैसला, राजनाथ सिंह के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, बड़गाम में मुठभेड़ के दौरान लश्कर के 2 आतंकी ढेर, इलाके की घेराबंदी, सर्च ऑपरेशन तेज। आतंकवाद के मोर्चे पर भारत को बड़ी कूटनीतिक जीत, पाकिस्तानी आतंकी अब्दुल रहमान मक्की वैश्विक आतंकवादी घोषित, संयुक्त राष्ट्र के फैसले का भारत ने किया स्वागत। और उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और कोहरे का कहर, सड़क, रेल और हवाई यातायात पर असर, अगले हफ्ते उत्तर पश्चिमी भारत में बारिश, ओलावृष्टि का अनुमान। और अब खबरें विस्तार से। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक का आज समापन हो गया है। बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास में सभी की पूर्ण भागीदारी निभाने का आह्वान किया है और समाज के सभी वर्गों को पार्टी से जोड़ने का विजन भी दिया है। प्रधानमंत्री ने भाजपा के विभिन्न मोर्चों को सीमाई क्षेत्रों में अपने कार्यक्रम करने, आकांक्षी जिलों के विकास में योगदान देने, अन्य राज्यों और भाषाओं से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन करने और पार्टी के प्राथमिक सदस्यों का जिलेवार सम्मेलन करने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृत काल को कर्तव्य काल में परिवर्तित करने से ही देश को आगे ले जाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारत का सबसे अच्छा युग आ रहा है, हमें इसके विकास के लिए खुद को समर्पित करना चाहिए। भारत के जीवन का सर्वोत्तम काल आ रहा है, हम सामने देख रहे हैं। ऐसे समय हम लोग मेहनत में पीछे न रहे, प्रयत्नों की पराकाष्ठा करें, अपने जीवन का क्षण क्षण और अपने शरीर का कण कण हम भारत की इस विकास गाथा में लगाए। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि बीजेपी अब केवल राजनीतिक आंदोलन नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक दशाओं को बदलने के लिए काम करने वाला एक सामाजिक आंदोलन भी है। उन्होंने कहा कि किस प्रकार से देश कुशासन से सुशासन की ओर आया है, ये संदेश युवाओं तक पहुंचाना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पार्टी के संवेदनशीलता के साथ समाज के सभी अंगों से जुड़ना है। वोट की चिंता किए बिना देश और समाज को बदलने का कार्य बीजेपी को करना है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा जोड़ो अभियान चलाएगी, जिसमें सभी लोगों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का प्रयास हम करेंगे। और प्रधानमंत्री जी ने एक बात बहुत स्पष्टता से बताई कि हम लोगों को संवेदनशीलता के साथ समाज के सभी अंगों के साथ अपना रिश्ता जोड़ना है। आज भारतीय जनता पार्टी सभी समाजों तक पहुंची है। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल को जून 2024 तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। जेपी नड्डा के कार्यकाल को जून 2024 तक बढ़ाए जाने का प्रस्ताव रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रखा, जिसे सभी सदस्यों ने स्वीकार किया। यह जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यकारिणी बैठक स्थल पर संवाददाता सम्मेलन में दी। जेपी नड्डा का 3 साल का कार्यकाल इसी साल 20 जनवरी को समाप्त हो रहा था। इसके पहले वो जुलाई 2019 में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे। उसके बाद 20 जनवरी 2020 को उन्होंने
पूर्णकालिक अध्यक्ष के तौर पर पार्टी की कमान संभाली थी। कोविड की महामारी के कारण ये सदस्यता का हमारा अभियान समय पर हो नहीं पाया, और जब सदस्यता नहीं होती है, बूथ से राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के बाकी के चुनाव नहीं होते हैं, तब राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना संवैधानिक रूप से संभव ही नहीं है। कई बार भूतकाल में भी इस प्रकार के अलग अलग मौकों के कारण राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल को एक्सटेंशन दिया गया। इसी परंपरा का अनुसरण करते हुए श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने आज सर्वानुमत प्रस्ताव किया है। श्री राजनाथ सिंह जी ने इस प्रस्ताव को रखा और सभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने इसको सहर्ष हर्ष ध्वनि के साथ सर्वानुमत से स्वीकार किया है कि जगत प्रकाश नड्डा जी को जून 2024 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में इनके कार्यकाल को बढ़ोतरी की जाए। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जेपी नड्डा के नेतृत्व की सराहना भी की और कहा कि उनकी अध्यक्षता में भाजपा को कई अहम चुनावों में जीत मिली है। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और जेपी नड्डा की अध्यक्षता में भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव में 2019 से भी अधिक बहुमत से जीत हासिल करेगी। तो आश्चर्यजनक तरीके से एक राजनीतिक दल का संगठन किस प्रकार से महामारी में सेवा कर सकता है, उसका ज्वलंत उदाहरण भारतीय जनता पार्टी ने नड्डा जी के अध्यक्षता में देश के सामने रखा, दुनिया के सामने भी रखा। उनकी राष्ट्रीय अध्यक्षता में ही हमने बिहार में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट प्राप्त किया। महाराष्ट्र में भी एनडीए को गिन लें तो हम फिर से चुन कर आए। हरियाणा में भी हमारी सरकार बनी। इसके बाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, आसाम, गुजरात, इस सब जगह भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दूसरे दिन आज सामाजिक और आर्थिक प्रस्ताव लाया गया, जिसमें भारत के विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बनने, समावेशी विकास के लिए किए गए कार्य और प्रभावी कोरोना प्रबंधन सहित कई मुद्दे शामिल रहे। प्रस्ताव में कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों की स्पष्टता और प्रभावशाली नीतियों को सफलतापूर्वक लागू किए जाने से समाज का सशक्तिकरण हो रहा है। देश की एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव की एक नई चाल बिछाया गया है, जिसके कारण देश में रोजगार स्वरोजगार की नंबर बढ़ रहे हैं। यह अनुमान किया गया कि देश की अगर लॉजिस्टिक को सरलीकरण किया जाए, सिंप्लीफाई किया जाए, रिफॉर्म्स के माध्यम से देश निवेश के लिए आकर्षक स्थान होगा। पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद के मोर्चे पर भारत को एक बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल हुई है। संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के उप प्रमुख अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया है। चीन द्वारा पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा के उप प्रमुख मक्की को काली सूची में डालने के भारत और अमेरिका के संयुक्त प्रस्ताव में अड़ंगा लगाने से पीछे हटने के बाद सुरक्षा परिषद की अल-कायदा प्रतिबंध समिति को सर्वसम्मति से मक्की को वैश्विक आतंकवादी की सूची में शामिल करने का रास्ता साफ हो गया है। इस सूची में शामिल लोगों की संपत्ति जब्त करने, उन पर यात्रा और हथियार संबंधी प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है। इसके लिए भारत और उसके सहयोगी देश सालों से प्रयास कर रहे थे। We welcome the decision of the UN Security Council's ISI and Al-Qaeda Sanctions Committee to list Lashkar-e-Taiba terrorist Abdul Rahman Makki, who is also the brother-in-law of LET leader Hafiz Saeed. Makki has occupied various leadership roles in the LET, including raising funds for the organization. Threats from terrorist organizations in the region remain high, and listings and sanctions by the UN Security Council are an effective tool to curb such threats and dismantle
terror infrastructure in the region. India remains committed to pursuing a zero-tolerance approach to terrorism and will continue to press the international community to take credible, verifiable, and irreversible action against terrorism. वहीं जम्मू कश्मीर के बड़गाम जिले में अदालत परिसर के पास सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकवादी मारे गए। बड़गाम से होकर आतंकवादियों के गुजरने के बारे में एक विशेष सूचना मिलने पर सेना और पुलिस के एक संयुक्त दल ने अदालत परिसर के पास एक संदिग्ध वाहन को रोकने की कोशिश की, लेकिन आतंकवादियों ने गोलियां चला दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकियों को मार गिराया गया। कश्मीर के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विजय कुमार ने कहा कि मारे गए आतंकवादी प्रतिबंधित लश्कर-ए-तैयबा से थे। उनकी पहचान पुलवामा जिले के अरबाज और शाहिद शेख के रूप में हुई है। मारे गए आतंकवादियों के पास से एक AK राइफल और एक पिस्तौल भी बरामद की गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में संसदीय प्रतिनिधिमंडल केन्या और तंजानिया के दौरे पर है। प्रतिनिधिमंडल में लोकसभा सांसद चिराग पासवान और मनोज कोटक, जबकि राज्यसभा सांसद एस फोंगनॉन कोन्याक शामिल हैं। केन्या यात्रा के दूसरे दिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने केन्या के राष्ट्रपति डॉक्टर विलियम एस रूतो से मुलाकात की। लोकसभा अध्यक्ष ने भारत और केन्या के बीच संसदीय जुड़ाव को गहरा करने और पारस्परिक हित के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने डॉक्टर विलियम एस रूतो को केन्या का राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी और उम्मीद जताई कि उनके नेतृत्व में भारत केन्या संबंध नवाचार, स्वास्थ्य और क्षमता निर्माण जैसे नए क्षेत्रों में और आगे बढ़ेंगे। बहुपक्षीय मंचों पर घनिष्ठ सहयोग का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि भारत केन्या आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक मुद्दों पर साझा दृष्टिकोण साझा करते हैं। उन्होंने भरोसा दिया कि G20 अध्यक्षता के दौरान भारत G20 ढांचे में ग्लोबल साउथ की चिंताओं को शामिल करने का प्रयास करेगा। केन्या के राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय शांति को आगे बढ़ाने, जलवायु परिवर्तन से निपटने और लोगों की समृद्धि के लिए आर्थिक संबंधों को गहरा करने के लिए मिलकर काम करने पर जोर दिया। भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने केन्या की सीनेट के स्पीकर एमासन जेफा किंगी से भी मुलाकात की। दोनों देशों के बीच संसदीय सहयोग को और मजबूत करने, मैत्री समूहों के गठन और सदस्यों की क्षमता निर्माण के बारे में चर्चा हुई। साथ ही द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए आपसी हित के अन्य मुद्दों का भी जिक्र हुआ। केन्या यात्रा के दौरान नैरोबी में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वहां रह रहे भारतीय समुदाय से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि ये हमारी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने का एक अनूठा अवसर था। लोकसभा अध्यक्ष ने केन्या में रह रहे भारतीय समुदाय के परिश्रम, सफलता और योगदान की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने समर्पण और दृढ़ता से अपनी पहचान बनाई है। लोकसभा अध्यक्ष ने उनसे 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनने का आह्वान में शामिल होने का आग्रह किया। साथ ही उम्मीद जताई कि केन्या में रहने वाले भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच पहले से ही घनिष्ठ संबंधों के लिए मजबूती का स्रोत बने रहेंगे। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेतृत्व में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने केन्या के उपराष्ट्रपति रिगाथी गचागुआ से भी मुलाकात की। इस दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि भारत केन्या के बीच द्विपक्षीय संबंध नियमित उच्च स्तरीय राजनीतिक परामर्श, सक्रिय व्यापार, आर्थिक आदान प्रदान और लोगों के बीच मजबूत संपर्क पर आधारित है। और अब नजर डालते हैं कुछ और प्रमुख समाचारों पर। दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के मौके पर आयोजित सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि डिजिटलीकरण से भारत में स्वास्थ्य सेवा और मेडिकल की पढ़ाई के क्षेत्रों को बड़ा प्रोत्साहन मिल रहा है। साथ ही इसने भ्रष्टाचार के खिलाफ सुरक्षा कवच भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान के मुद्दे पर जम्मू कश्मीर सहित 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा केंद्र को अपनी राय नहीं देने पर नाराजगी जताई। पीठ ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 21 मार्च की तारीख तय की है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने शेयर बाजार में कारोबार के लिए कोष को ब्लॉक करने की सुविधा का प्रस्ताव रखा है। सेबी के इस कदम से निवेशकों के पैसे का शेयर ब्रोकरों के हाथों दुरुपयोग रोकने में मदद मिलेगी।
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में गिरावट के मद्देनजर सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल के साथ डीजल और विमान ईंधन के निर्यात पर अप्रत्याशित लाभ कर में कटौती की है। विश्व आर्थिक मंच ने शुद्ध शून्य उत्सर्जन को हासिल करने, प्रकृति को नुकसान से बचाने और 2050 तक जैव विविधता की बहाली करने की दिशा में हर साल $3000 की जरूरत को पूरा करने के लिए गिविंग टू एम्पलीफाई अर्थ एक्शन के रूप में एक नई पहल शुरू की है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने 25 दिसंबर को कार्यभार संभालने के 3 सप्ताह बाद आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, जिसमें 12 नए मंत्रियों और 3 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली। पाकिस्तान निर्वाचन आयोग ने अपनी पूंजी और देनदारी का लेखा जोखा जमा नहीं कराने पर देश भर के 271 सांसदों और विधायकों की सदस्यता निलंबित कर दी है। चीन में पिछले साल कोरोना वायरस से निपटने के लिए लगाई गई पाबंदियों, रियल एस्टेट मंदी के कारण आर्थिक विकास दर 3% तक गिर गई है। हालांकि पाबंदियां हटाने के बाद से धीरे धीरे इसमें सुधार हो रहा है। चीन ने देश में बढ़ती बुजुर्गों की आबादी और गिरती जन्म दर के बीच पहली बार हाल के वर्षों में समग्र जनसंख्या में गिरावट आने की घोषणा की है। देश में पिछले वर्ष की तुलना में 2022 के अंत में आबादी 8,50,000 कम रही। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 4 मैचों की श्रृंखला के पहले टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका को 5-1 से हरा दिया है। भारत ने हाफ टाइम से पहले ही 5 गोल किए। और आज की खबर में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए संसद टीवी के साथ। What is GDP? GDP or Gross Domestic Product is the total market value of all final goods and services produced in the country over a period of time, usually 1 year. Increase in GDP or GDP growth rate indicates the overall health of the economy. The only show of its kind that tries to demystify diplomacy and make complex international issues understandable to everyone. I am Vikas Swaroop. In every week, I bring you a new dispatch from the front lines of foreign affairs. We talk to the best experts who enlarge our understanding of foreign affairs and show us why the world matters to India and why India matters to the world. So keep watching Diplomatic Dispatch only on Sunset Television. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं आज की खबर। बढ़ते हैं आगे और अब नजर डालते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों पर। कड़ाके की ठंड में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में पंजाब के टांडा से फिर शुरू हुई। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने महिलाओं के एक समूह से मुलाकात की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र और पिछले 4 वर्षों के दौरान बजटीय घोषणाओं के क्रियान्वयन में मंत्रियों और उनके विभागों के प्रदर्शन पर संतोष व्यक्त किया। चिंतन शिविर के दूसरे दिन मंत्रियों ने अपने विभागों द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जानकारी दी। दिल्ली सरकार ने आज विधानसभा में उपराज्यपाल पर सरकारी कामकाज में हस्तक्षेप का आरोप लगाया। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का विरोध कर रहे बीजेपी के 5 विधायकों को दिन भर के लिए निलंबित कर दिया। कांग्रेस ने गुजरात में अमित चावड़ा को अपने विधायक दल का नेता और शैलेश परमार को उपनेता नियुक्त किया है। चावड़ा पहले कांग्रेस की गुजरात इकाई के प्रमुख रह चुके हैं। महाराष्ट्र सरकार ने स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के पहले दिन करीब 45,900 करोड़ के निवेश पर विभिन्न कंपनियों के साथ करार किया है। दिल्ली में शीतलहर जारी रहने के साथ ही न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कोहरे के कारण सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ है। उत्तर रेलवे के मुताबिक कोहरे के कारण कम से कम 15 ट्रेनें 1 से 8 घंटे तक की देरी से चल रही हैं। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास स्थित पालम वेधशाला में
दृश्यता 500 मीटर दर्ज की गई। IMD के अनुसार दिल्ली में 5 से 9 जनवरी तक भीषण शीतलहर चली, जो एक दशक में इस महीने में प्रचंड शीतलहर की दूसरी सबसे लंबी अवधि रही। अभी तक इस महीने 50 घंटे तक घना कोहरा दर्ज किया गया है, जो वर्ष 2019 के बाद से सबसे अधिक है। 2 पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव में 19 जनवरी से शीतलहर का प्रकोप थम जाएगा। वहीं पंजाब और हरियाणा में भी कड़ाके की ठंड जारी है। बठिंडा, फरीदकोट और हिसार में मंगलवार को न्यूनतम तापमान 0 से नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब के बठिंडा और फरीदकोट में भीषण ठंड पड़ रही है, जहां न्यूनतम तापमान 0 से नीचे 1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अमृतसर में न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस और लुधियाना में 1.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हरियाणा के हिसार में कड़ाके की ठंड पड़ी, जहां न्यूनतम तापमान 0 से नीचे 1.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सिरसा में भी शीतलहर का कहर जारी रहा, जहां न्यूनतम तापमान 0.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उधर राजस्थान के अधिकांश हिस्से कड़ाके की सर्दी की चपेट में है, जहां बीती फतेहपुर सिकरी में न्यूनतम तापमान 0 से 4.5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक बीते 24 घंटे में हालांकि न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। राज्य में अगले सप्ताह बारिश होने की संभावना है। आगामी दिनों में 2 पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य में मौसम में बदलाव होने व न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। 19 जनवरी से शीतलहर और पाला से राहत मिलने की प्रबल संभावना है। कश्मीर में मौसम शुष्क रहने के कारण न्यूनतम तापमान 0 से नीचे दर्ज किया गया और मौसम विभाग ने सप्ताह के मध्य से बारिश और बर्फबारी होने का अनुमान जताया है। अधिकारियों के मुताबिक श्रीनगर में सोमवार रात न्यूनतम तापमान 0 से 2.7 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जो पिछली रात 0 से 1.9 डिग्री सेल्सियस नीचे था। 18 जनवरी तक जम्मू कश्मीर में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहेगा और रात के तापमान में और भी कमी आएगी। कुछ पश्चिमी विक्षोभ के 19 से 25 जनवरी तक जम्मू कश्मीर को प्रभावित करने की संभावना है। 19 से 21 जनवरी तक बादल छाए रहेंगे और मुख्य रूप से ऊंचाई वाले इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी की भी संभावना है। पुणे में G20 डेलीगेट्स ने कल्चरल प्रोग्राम में शिरकत की। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इसी की तस्वीरों के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार।